तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। आप सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है आपकी अपनी शानदार क्लास में, धोरा क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर सीरीज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इससे पहले हमारी 18 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आप में से साथी ने पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखना। हम ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के सवाल ही इन क्लासेस के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये कलेक्टिव है, सीमित है, आपको पढ़ने में मजा आएगा और जो है आपकी करंट अफेयर की तैयारी इस सीरीज के माध्यम से हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप सब तैयार, एक बार यस कर दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज अच्छे से आप लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या आप सब तैयार है आज की इस क्लास के लिए? हाँ जी, आप सभी को नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे। आप तमाम साथियों का फिर से स्वागत है क्लास में। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों। विजय श्री ऑफर चंडीगढ़ हाईकोर्ट वैकेंसी के लिए चल रहा है, आप जरूर फायदा उठा लें। इसमें टेस्ट सीरीज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री रहने वाली है। ये बैच हमारा एनआईए का है जो आप 999 में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एनआईए की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। पहला सवाल लेते हैं प्यारे साथियों। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा? आपने देखा होगा आपके आसपास में भी जरूर कोई ना कोई जन औषधि केंद्र खुला होगा। अगर नहीं खुला है तो जल्दी ही खुल जाएगा, क्योंकि जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो है आपको उचित मूल्य पर दवाइयाँ, जो जेनरिक मेडिसिन होती है, वो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो 2027 तक देश भर में एक लक्ष्य रखा गया है कि हम जो है इतने जन औषधि केंद्र खोल। जन औषधि केंद्र एक तरह की मेडिकल स्टोर है, ठीक है। तो कितना लक्ष्य रखा गया? 15,000 स्टोर खोलने का, या 20,000 जन औषधि केंद्र खोलने का, या 25,000 जन औषधि केंद्र, या 30,000 जन औषधि केंद्र? इनमें से आप लोगों को जवाब लिखना है। बहुत अच्छा और जबरदस्त सवाल आपसे पूछा है, लेटेस्ट एकदम बर्निंग टॉपिक है वाला, ठीक है। बता दीजिए सभी के सभी आंसर क्या होगा। लाइव चैट ओपन कर लेना भाई, सभी के सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, तो भी आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो हम करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 25,000। कब तक? 31 मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMBJ के खोलने का लक्ष्य रखा। ये शॉर्ट नाम है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 PMBJ यानी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है वो खोले जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार करके आपको याद रखना है। बंदरगाह का सवाल अक्सर अब एक ऐसा बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है, यानी बंदरगाह तो पहले से है, लेकिन एक ऐसी सेवा वहां पर स्थापित की जा रही है जिसमें कृषि संबंधित सभी के सभी निर्यात वहीं जाएंगे, ताकि कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कृषि जो उत्पाद है उनका भारत निर्यात करता है। तो एक बंदरगाह ऐसा बना दिया कि जहां से हर तरह के कृषि उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है। तो कौन से बंदरगाह को बनाया है? पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कामराजार बंदरगाह, या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? इनमें से आप लोगों को जवाब देना है, लिखना है। चलिए बता दीजिए सभी लोग आंसर। सभी का क्लास में वेलकम है, स्वागत है। देखिए सही आंसर हम क्या करेंगे यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कहां पर है? मुंबई में है। ऑप्शन डी करेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात को कि देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में स्थापित, प्यारे साथियों, की जा रही है। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को मंजूरी दी है। यानी इस परियोजना में 284 करोड़ जो है ना भारत खर्च करने वाला है, ठीक है। तो ये भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह होगा जिस पर सभी तरह के कृषि निर्यात किए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? ये लो जी।
आपको पता ही है प्यारे साथियों, इंडेक्स और रैंकिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने पढ़ा भी रखा है। आपने नहीं देखा है तो आप बैच के अंदर देख। इंडेक्स एंड रैंकिंग जो है ना, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। हर परीक्षा में इस टॉपिक से एक सवाल ले लिया जाता है। इंडेक्स आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है। लगभग 20-25 इंडेक्स हर साल जारी होते हैं जिनका सवाल लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में, है ना, हेनले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी इसको बोलते हैं, याद रखना। चाहे वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक आए या हेनले इंडेक्स आए, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 82वां, यानी ऑप्शन क्या कर देंगे प्यारे साथियों, बी कर देंगे। 82वां स्थान भारत का रहा है। अब यहाँ गौर से सुनिए बात कि हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत ने 82वां रैंक प्यारे साथियों हासिल किया है। भारतीय नागरिक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जैसे लोकप्रिय गंतव्यों सहित 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। भारत के पासपोर्ट की यह क्षमता है कि भारत 58 देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकता है, कोई भी वहां पर जा सकता है। यूके स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने यह रैंक प्यारे साथियों जारी की है। यह हर वर्ष जारी करता है। रैंकिंग में सिंगापुर प्यारे साथियों प्रथम स्थान पर है। सिंगापुर का कोई भी नागरिक 195 देशों में बिना वीजा के जा सकता है, तो वीजा की जरूरत। हम बस में सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही वो प्लेन में सवार होकर 198 देशों की यात्रा कर सकते हैं, वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान। कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं, ये देशों की संख्या ही नहीं, 58 भी याद रखना। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी, कौन सी श्रेणी है, त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। ये दोनों जहाज किसको दिए जाएंगे, भारतीय नौसेना को। भारतीय नौसेना और किसके साथ ये जहाज निर्माण का समझौता हुआ, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, या कोई नहीं। चलिए बता दीजिए आंसर। आप लोगों का टाइम, आप लोगों का टर्न आ चुका है। लिख दीजिए। सही आंसर होगा गोवा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ऑप्शन क्या कर देंगे, सी करेंगे। देखिए, भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों में से एक को लॉन्च कर दिया, एक तो सुपुर्द कर दिया है। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने साल 2019 में यह समझौता किया था कि वो जो है त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का करेगा। ये निर्माण इन्होंने किया, एक बना दिया, एक जल्दी बन जाएगा। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर का है। 3 राजधानी पूर्वोत्तर के 3 राजधानी शहर पहले से रेलवे से जोड़ दिए गए हैं। और नेक्स्ट ईयर 2025 में जुलाई तक एक और नया शहर जो है वो रेलवे से कनेक्ट होने जा रहा है। तो वो गुवाहाटी है, अगरतला है, आइजोल है, या ईटानगर है, इनमें से आपको बताना है। पूर्वोत्तर की यात्रा को सुलभ और आसान बनाने के लिए रेलवे कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी क्रम में जो है प्यारे साथियों, अब आइजोल, किसको, आइजोल को जो है रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है। देखिए, मिजोरम का आइजोल अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बनेगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनएफआर आइजोल के पास सेरोंग तक नया ब्रॉडगेज जो है वो ट्रैक बिछा रहा है। गुवाहाटी राजधानी दिसपुर से सटा हुआ पहले से कनेक्ट है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अरुणाचल प्रदेश का नाहरलागुन, नाहरलागुन जो है वो ईटानगर के सटा हुआ है। तो ये पहले से ही क्या हो चुके हैं, कनेक्ट है ना। गुवाहाटी, अगरतला और नाहरलागुन, ये 3 पहले से कनेक्ट है। चौथा आपका आइजोल जो है वो भी रेलवे से कनेक्ट होने वाला है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में निम्न में से किसे फिर से चुना गया, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक, है ना। आपको पता, पेरिस ओलंपिक के रिगार्डिंग ये सवाल आपसे पूछा। सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, गीता अंबानी और अमिताभ बच्चन में से आप लोगों को जवाब लिखना है। चलो जी, सारे लोग मिलके बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। नीता अंबानी अगर कह रहे हो तो बहुत सही है। जितने भी साथियों ने ऑप्शन सी को टिक किया है, नीता अंबानी हो जाएगा। देखिए, नीता अंबानी को हाल ही में
सर्वसहमति से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के लिए चुना गया है और उनको 2016 में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली नीता अंबानी आईओसी में शामिल होने वाली भारतीय महिला बनी थी, पहली भारतीय महिला। ठीक है, तो लगातार जो है ये दूसरी बार भी ये क्या आपकी जो है इसकी ओलंपिक संघ की जो है सदस्य चुनी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के खिलाफ T20 सीरीज में श्रीलंका का कप्तान किसे बनाया? अभी T20 जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में आ गया 2024, तो इसमें कप्तान कौन था? चरित अस्थालंका था, दासुन सनाका था, दिमुथ करुणारत्ने था या वानिदु हसरंगा था? मेरे साथियों, वानिदु हसरंगा ने कप्तानी छोड़ी थी और उसकी जगह जो है चरित अस्थालंका ने कप्तानी को लिया था अपने। तो ऑप्शन करेंगे ए इसमें। देखो, भारत के खिलाफ श्रीलंका की आगामी 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए चरित असलंका को श्रीलंका का क्रिकेट टीम का कैप्टन चुना गया है। सीरीज पल्ले केले में आयोजित की गई। हाल ही में वानिदु हसरंगा ने प्यारे साथियों कप्तानी छोड़ी थी। नेक्स्ट, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई? मुद्रा योजना में ऋण सीमा जो है उसको बढ़ाया गया है। ये काम किसने किया है? तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी घोषणा करी गई। तो 12 लाख कर दिया गया है, 15 लाख, 20 लाख और 22 लाख। ये मुद्रा योजना जो है ना, ये अच्छी योजना है। इसके सवाल भी बहुत, ये मुद्रा योजना में ये सवाल बहुत अच्छा निकल कर आया है कि इसमें जो ऋण की सीमा है उसको जो बढ़ाया गया है। कितने लाख कर दिया गया है यही आपको बताना है। 12, 15, 20 और 22 लाख आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं में से आप लोगों को सही देना जी। 20 लाख अगर आप कह रहे हैं ऑप्शन सी, तो बहुत सही आंसर है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। पहले ये सीमा कितनी थी? 10 लाख। यह सुविधा उनके लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिए और सफलतापूर्वक उनको चुकाया। उनको जो है इसका लाभ उठेगा, मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को जो है संसद में बजट पेश किया, उसमें प्यारे साथियों ये घोषणा करी थी। नेक्स्ट है, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया? बात किसकी की जा रही है? सीईओ और एमडी सुब्रमण्यम की। तो सुब्रमण्यम जो है फेडरल बैंक के बने हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बने, यस बैंक के या पंजाब नेशनल? प्यारे साथियों, फिर से नियुक्ति का सवाल आया है और जबरदस्त सवाल। सही आंसर हम करेंगे फेडरल बैंक, क्योंकि आरबीआई ने प्यारे साथियों फेडरल बैंक का सीईओ और एमडी वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में चुना है। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुब्रमण्यम का 3 साल का कार्यकाल 23 सितंबर 2024 को क्या होगा? शुरू होगा। वर्तमान में श्याम श्रीनिवास बैंक के एमडी और सीईओ। ठीक है, तो इनकी जगह जो है सुब्रमण्यम ने ली है। नेक्स्ट है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक बता दो भाई। मजा आ गया, सवाल क्या भाई साहब, शानदार सवाल आपसे पूछा। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में भारत जो एक्सपोर्ट करता है, तो दुनिया में भारत का भाई साहब कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। और WTO जो है ना वो जारी करता है। WTO क्या है सर? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रैंक जो है जारी की जाती है। भारत का स्थान पूछा, भारत टॉप 10 में है। ये तो ऑप्शन देखकर आपको समझ आता है। और सही ऑप्शन करेंगे 8वां करेंगे बी प्यारे से। देखिए, विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। साल 2022 में निर्यात रहा 55 बिलियन और 23 में निर्यात रहा 21 बिलियन। निर्यात घटा है, स्थान 8वां है। घटने के पीछे वजह यह है कि जो शीर्ष 10 निर्यातक देश है उनके सभी के बीच में कृषि निर्यात जो है उसमें सामान्य कमी आई है, सभी में कमी आई है। इसलिए भारत का जो जो टर्नओवर है उसके अंदर भी कमी देखने को मिली है। रैंक याद रखना 8वीं रैंक है। नेक्स्ट है, आईपीएफ के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद उपाध्यक्ष किसे? आपूर्ति श्रृंखला परिषद बनी हुई है और ये आईपीएफ के तहत बनी हुई है। तो इसका जो है उपाध्यक्ष जापान बना है, थाईलैंड बना, बांग्लादेश बना या भारत बना, ये आपको बताना है।
इंडो पैसिफिक पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का सवाल है ये, है ना, IPF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। सही आंसर करेंगे भारत जो है ना ये उपाध्यक्ष है। ऑप्शन क्या करेंगे इसका, डी करेंगे। देखिए भारत और 13 अन्य इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPF भागीदारों ने हाल ही में ऐतिहासिक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की। भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का क्या बना दिया गया है, उपाध्यक्ष बनाया। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ये लेटेस्ट नियुक्ति है, ये लेटेस्ट नियुक्ति है, जरूर ध्यान रखना प्यारे साथियों, यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी की नियुक्ति पूछ लेता है काफी बार परीक्षा में, जो है यूपीएससी की नियुक्ति का सवाल आपके सामने बनता है। चलिए बता दीजिए सभी, आपको क्या दिया है, आपको दिया है देखो प्रीति सुदन दिया है, अजय कुमार सिन्हा दिया है, सैयद अकबरुद्दीन दिया है और स्तुति सिंह आपको दिया है। इन 4 में से संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का सवाल पूछा, नया अध्यक्ष प्यारे साथियों हो जाएगा प्रीति सुदन। ऑप्शन क्या कर देंगे, ए कर देंगे। यूपीएससी प्रेसिडेंट का ध्यान रखना। देखो हाल ही में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन को संघ लोक सेवा आयोग के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव थी, ठीक है। 1 महीने पहले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने कार्यकाल समाप्ति से पहले ही अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा। मनोज सोनी पूर्व क्या थे, पीएससी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा थमा दिया। प्रीति सुदन आंध्र प्रदेश के अंडर की 1983 बैच की क्या है, एक IAS अधिकारी है, ठीक है, और उनके पास लगभग 37 वर्षों का लंबा अनुभव है, जिनको चुना गया है, सॉरी नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने, चंडीगढ़ के प्रशासक है ये और पंजाब के क्या नए राज्यपाल। अब ये सवाल आ सकता है, हाल फिलहाल ही काफी सारे राज्यपाल बदले गए हैं, राज्यपाल का सवाल आपसे पूछ लेगा, गलत नहीं करना। आपको दिया मनोहर सिन्हा, संतोष कुमार गंगवार, गुलाब चंद कटारिया और सतीश चंद्र मिश्रा में से आपको जवाब लिखना है। चलिए लाइव चैट ओपन है आपके लिए, बता दीजिए सभी लोग। जी गुलाब चंद कटारिया, ऑप्शन क्या कर देंगे, सी कर देंगे, ठीक है। देखिए गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब राज भवन में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक पहली नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सील नागू। सील नागू याद रखना, पूछेगा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सील नागू है। सील नागू ने गुलाब चंद कटारिया को शपथ दिलाई। कटारिया पंजाब के 30वें राज्यपाल बने, कौन से बने, 30वें। और शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री कौन, भगवंत मान। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। इसका भी ध्यान रखना, हर लाइन में एक सवाल है जो आपकी परीक्षा आ सकता है, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च। ये एक पोर्टल है ना, राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 योजना है और इस योजना का ये पोर्टल है। आपको पूछा ये पोर्टल जो है ना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, राजनाथ सिंह के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा या धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इनमें से आप लोगों को साथियों आंसर देना है। एक बात, पीछे वाली क्लासेस जिन साथियों ने नहीं देखी है, जब भी समय पीछे वाली क्लासेस जरूर देख लें। यहाँ से करंट अफेयर के बहुत अच्छे निकले, आप लोगों की गलत नहीं हो, इसलिए आपने पीछे की किसी भी क्लास को मिस किया तो आप जैसे समय मिले आप उन क्लासेस को विजिट कर लेना। सभी क्लासेस प्लेलिस्ट में नोट्स बैच के अंदर क्लास के साथ में आपको दिए जाते हैं, जो आप रिवीजन के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ सही आंसर धर्मेंद्र प्रधान कर देंगे, ऑप्शन हमारा डी प्यारे साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। नई दिल्ली में डीबीटी मोड के माध्यम से प्रशिक्षुओं को 100 करोड़ रुपए
का वजीफा वितरण प्यारे साथियों किया गया। ये प्रशिक्षु सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त कर रहे हैं। ये पहल युवाओं के कौशल और रोजगार पर सरकार के फोकस के सरकार चाहती है कि युवाओं को कौशल मिले, रोजगार के अच्छे अवसर मिले। नेक्स्ट, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन या ऐसा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, रामसर साइट से रिलेटेड, अभ्यारण्य से रिलेटेड सवाल तो आता ही है, स्टैटिक जीके में हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये टाइगर रिजर्व जो ये इंपॉर्टेंट हो पर हाल फिलहाल ही एक पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। पवन टरबाइन जो स्थापित करने की वजह वो इस टाइगर रिजर्व को बिजली आपूर्ति करवाना है। तो कौन सा है? कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है या मानस टाइगर रिजर्व है? चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व आपको प्यारे साथियों इस सवाल में दिए गए हैं। तो जो पवन टरबाइन स्थापित किया गया ये पेरियार टाइगर रिजर्व, क्या कर देंगे? बी कर देंगे, ठीक है। पीटीआर, देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व, इसको पीटीआर शॉर्ट में बोलते हैं। हाल ही में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए एक पवन टरबाइन की स्थापना की। पवन टरबाइन से जो है ना कैमरे और वाईफाई नेटवर्क वगैरह को प्रॉपर तरीके से रखने ये पवन टरबाइन लगाया गया ताकि बिजली आपूर्ति प्रॉपर रहेगी तो ये कैमरे वाईफाई की कनेक्टिविटी भी अच्छी। पीटीआर ईस्ट डिवीजन में 17 वनखंड शामिल है जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध है। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के केरल की पहाड़ी पश्चिमी घाट में प्यारे साथियों क्या है? स्थित है। नेक्स्ट, असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? बताओ जरा, असम के कौन बने हैं? असम के नए राज्यपाल आपको बताना है, लिखो जरा आंसर सारे। असम के नए राज्यपाल, ये मुख्यमंत्री के राज्यपाल पूछ लेगा। राज्यपाल हो जाएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सी भाई सी, कितने लोगों को पता है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के नए राज्यपाल बने? देखो असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आज ही राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई है। तो विजय बिश्नोई ने नए राज्यपाल के पद की क्या लिया? शपथ ली है। इस मौके पर सॉरी नए राज्यपाल पद की शपथ दिलाई है ना, क्योंकि ये मुख्य न्यायाधीश है। तो याद रखना जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने इनको शपथ दिलाई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री कौन? हिम्मत बिस्वा शर्मा और उनके कैबिनेट सहयोगी भी मौजूद थे। और श्री आचार्य पहले सिक्किम के राज्यपाल थे। सिक्किम से जो है इनको कहां का बना दिया गया? असम का राज्यपाल बना। नेक्स्ट है सादो सादो सोने की खदानें हैं। हाल ही में इनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है। सादो जो सोने की खदानें हैं वो चाइना में है, दक्षिण अफ्रीका में, जापान में या भारत में? इन चार में से आपको जवाब लिखना है, बता दो जी। सादो सोने की खदानें कहां पर है? जापान कर देंगे प्यारे साथियों। सही आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। सी बिल्कुल सही। देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने हाल ही में जापान की सादो सोने की खदान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत किया है। यह निर्णय टोक्यो और सियोल के बीच संबंधों को अच्छा बनाने के लिए है। यह खदान उत्तरी जापान में निगाटा के तट पर एक द्वीप पर प्यारे साथियों क्या है? आपकी खदान है सादो सादो सोने की खदान। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? और चर्चित और बर्निंग मुद्दा रहा था पूरे भारत में, है ना, विश्व भर में। तो विनेश फोगाट कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है कुश्ती कर रही थी ये आपको बताना है। लिखो जरा आंसर, कितने लोगों को पता है, याद है इसके बारे में? सही आंसर क्या करेंगे? 50 किलो वर्ग के अंदर। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए प्यारे। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में 7 अगस्त को पहली बार ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को उनके अधिक भार को लेकर अयोग्य उनको घोषित कर दिया गया था, मात्र 100 ग्राम के लिए। फोगाट ने क्यूबा की यूस्नेलिस
गुज़मैन लोपेज को 5-0 से हराया और स्वर्ण पदक में अपनी क्या बनाई थी है। ये ऐसी रेसलर थी जिसने प्यारे साथियों कोई मैच नहीं हारा। पहली बार विनेश फोगाट से इसने 5-0 से मैच, विनेश फोगाट ने अपना आया और फाइनल में जगह बनाई। लेकिन फाइनल से विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया। गोल्ड मेडल मैच सारा एन हिल्डेब्राइड और युस यूसनेलिस गुजमैन लोपेज के बीच प्यारे साथियों क्यूबा की लिस्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है गोल्ड मेडल से चूके और एक चैंपियन बनने के बावजूद भी जो है गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया था। के बारे में बहुत चर्चा। प्यारे साथियों, एम्स का हमारा बैच चल रहा है, मात्र 999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं महाओप में 999 की जगह। और आप चंडीगढ़ हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप 399 का बैच ऑफर है, अंतिम समय में मजबूत बनाइए। हमारी मुलाकात आगे नई क्लास में होगी, तब तक आप इसी प्रकार लगे रहिए, बने रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, जय हिंद, जय भारत।